खुशालपुर नाम का एक सुंदर सा राज्य था, जहाँ पर हमेशा खुशहाली भरा माहौल रहता था। यहाँ के राजा का नाम था राजा रणवीर। उन्हें एक परी से प्रेम हो गया था। उस परी का नाम था परी माधुरी। वो परी लोक की सबसे सुंदर परी थी। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ सालों बाद रानी माधुरी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, जिसका वो नाम रखते हैं मोहिनी। रानी माधुरी और राजा रणवीर अपनी बेटी के साथ खूब खेलते हैं और उसका ख्याल भी रखते थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य पर काले बादल छा गए और राक्षसों के राजा दानवसुर ने अपनी सेना के साथ उसके राज्य पर हमला कर दिया। तभी एक सैनिक भागता हुआ राजा रणवीर के पास आता है। महाराज, अनर्थ हो गया। राक्षसों ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। वो एक एक करके हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं। राजा रणवीर अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने निकल पड़ते हैं। उन्होंने कई राक्षसों को मार गिराया और फिर उनका सामना होता है राक्षसों के राजा दानवसुर से। वो उससे डटकर सामना करते हैं और अपनी तलवार से उनका वध कर देते हैं और राक्षसों की सेना को परास्त कर देते हैं। तूने मेरे भाई को मारकर ठीक नहीं किया। अब इसका बदला उसका बेटा महिषासुर तेरी बेटी से लेगा। इस घटना के बाद से रानी माधुरी को अपनी बेटी के लिए डर सताने लगता है और वो उसे बचपन से ही महल से बाहर नहीं जाने देती थी। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। राजकुमारी मोहिनी अब बड़ी हो जाती हैं। वो दिखने में ही बहुत ही सुंदर और दिल से भी बहुत साफ थी। राजकुमारी मोहिनी का एक ही दोस्त था, वो था उसका तोता मिट्ठू। मोहिनी अपनी सारी बातें मिट्ठू को ही बताया करती थी। मिट्ठू, मैं एक ही जगह रह रहकर बोर हो गई हूँ। हाँ, मैं भी हो गया हूँ बोर। चलो चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह आजाद घूमूं, अपने नए नए दोस्त बनाऊं। पता नहीं कब मैं ऐसा कर पाऊंगी, पर क्या करूं मिट्ठू, मैं अपनी माँ के वचन से बंधी हुई हूँ। रानी माधुरी ने गुप्तचरों से ये पता लगाया कि दानवसुर राक्षस का बेटा महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली है और उसे वरदान मिला है कि उसे किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता। उसे वही इंसान मार सकता है जिसका जन्म परियों के आशीर्वाद से हुआ होगा। ये बात रानी माधुरी राजा रणवीर को बताती है और राजा रणवीर अपने राज्य की सीमाओं पर और सैनिकों को तैनात कर देते हैं। लेकिन महिषासुर रूप भी बदल सकता है। वो एक चील का रूप बदलकर राजकुमारी मोहिनी पर नजर रखता था। कब तक राजा रणवीर अपनी बेटी को महल में छुपा के रखेगा? मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला उसकी बेटी की मृत्यु से लूंगा। एक दिन राजकुमारी मोहिनी अपने बगीचे में टहल रही होती है। तभी महिषासुर उसके तोते मिट्ठू का रूप बदलकर उसके सामने पेड़ पर बैठ जाता है। मिट्ठू, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अपने पिंजरे में थे। जरूर किसी ने पिंजरा खोल दिया होगा। चलो नीचे आओ मेरे पास। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। वो पेड़ से उड़ जाता है। राजकुमारी उसका पीछा करते करते महल के पिछले दरवाजे पर पहुंच जाती है। महल का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। राजकुमारी मोहिनी उस दरवाजे से निकलकर उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। तभी मिट्ठू एक जगह पर बैठ जाता है। जैसे ही राजकुमारी मोहिनी उसके करीब जाती है, तभी महिषासुर अपने असली रूप में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कोई है? इस राक्षस से मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे। यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। हा, हा, हा,
महिषासुर फिर राजकुमारी मोहिनी को अपने साथ अपने महल में ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी ओर राजकुमारी मोहिनी की माँ जब उसके कमरे में जाती है तो उसे मोहिनी नहीं दिखाई देती। वो बहरूपिया मोहिनी को ले गया। ये सुनकर रानी माधुरी बहुत डर जाती है और भागी भागी राजा रणवीर के पास जाके उनको ये बात बताती है। ये बात सुनते ही राजा रणवीर जैसे ही अपनी तलवार उठाकर चलते हैं, रानी माधुरी उन्हें रोक देती है। नहीं, तुम उसे नहीं हरा सकते। वो किसी हथियार से नहीं मरेगा। उसे वही इंसान मार सकता है जिसका जन्म परियों के आशीर्वाद से हुआ होगा। राजा अपने सिपाहियों से पूरे राज्य में खबर पहुंचा देते हैं कि अगर उसकी लड़की को कोई महिषासुर से बचा के लाएगा तो वो उसे ढेर सारा धन और सोना देंगे। महिषासुर से सब डरते थे, इसीलिए कोई डर की वजह से उसके पास नहीं आता। पास के ही एक राज्य से एक राजकुमार ये खबर सुनकर राजा रणवीर के पास आता है। महाराज, मैं आपकी बेटी को महिषासुर से बचा कर लाऊंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कोई सोना या फिर कोई धन नहीं चाहिए। रानी माधुरी उसके हाथ पर बना निशान देखकर पहचान जाती है कि राजकुमार परियों के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। ये देखकर वो थोड़ा खुश हो जाती है। बेटा, राक्षसों के राज्य में घूमना इतना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी राज्य की सीमा पर काली शक्तियों से दीवार बना दी है, जिसे कोई बिना जादू के पार नहीं कर सकता। लेकिन महारानी जी, उनके राज्य में घुसने का कोई तो तरीका होगा। रानी माधुरी अपने उड़ने वाले घोड़े को राजकुमार को दे देती है। तुम इस घोड़े से वहां आसमान के जरिए जा सकते हो और इस अंगूठी से तुम छोटे हो जाओगे, जिससे तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। राजकुमार रानी के दिए हुए जादुई घोड़े पर बैठ जाता है। जैसे ही वो अंगूठी पहनता है, वो छोटा हो जाता है और आकाश में उड़कर राजकुमार राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो महल में पहुंचते ही अपनी अंगूठी निकाल देता है और बड़ा हो जाता है। राजकुमार राजकुमारी मोहिनी को महल में ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद राजकुमार को राजकुमारी दिख जाती है, मगर वो बेहोश थी। राजकुमार राजकुमारी मोहिनी की आंखों पर पानी फेंकता है। राजकुमारी होश में आ जाती है। तुम कौन हो? राजकुमारी मोहिनी, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। आप जल्दी मेरे साथ चलो, इससे पहले कि वो महिषासुर आ जाए। वो दोनों जैसे ही निकलने लगते हैं, तभी महिषासुर वहाँ आ जाता है। मेरे चंगुल से बचने का प्रयास कर रहे थे, अब तो तू भी नहीं बचेगा। राजकुमार और महिषासुर में भयानक युद्ध होने लगता है। राजकुमार अपनी बुद्धि और बल से महिषासुर को अपनी तलवार से मार गिराता है। फिर वो राजकुमारी को जादुई घोड़े पर बिठाकर कुशालपुर राज्य में वापस ले आता है। अपनी बेटी को देखकर रानी माधुरी और राजा रणवीर बहुत खुश हो जाते हैं और आखिर में राजा रणवीर राजकुमार की दिलेरी देखकर राजकुमारी मोहिनी की शादी उनसे करा देते हैं। उन दोनों की शादी वो बहुत धूमधाम से करते हैं। उनकी शादी में बड़े बड़े राज्यों के राजा और परीलोक की परियां भी सम्मिलित होती हैं। जादुई गुलाबी अंडा। सोहम एक बहुत अच्छा लड़का था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। सोहम अपने पिता संतोष के साथ रहता था। सोहम एक दिन बाजार सब्जी लाने चला गया था। वहाँ रास्ते पर उसकी नजर एक मुर्गी पर पड़ी। मुर्गी की एक टांग टूटी हुई थी, जिसे देखकर सोहम को उस पर दया आ जाती है और वो मुर्गी को अपने साथ घर ले आता है। अरे बेटा, तुम ये मुर्गी कहाँ से उठा लाए? पिताजी, ये घायल मुर्गी मुझे रास्ते में मिली।
अगर मैं इसे वहीं छोड़ देता तो कोई कुत्ता या बड़ा पशु इसे खा जाता। इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। इसकी मरहम पट्टी कर देता हूँ, कुछ दिनों में ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा। सोहम मुर्गी के पैरों में पट्टी बांध देता है। सोहम मुर्गी को खाना खिलाता और उसका बहुत ख्याल रखता। मुर्गी को भी सोहम से बहुत लगाव हो गया था। कुछ दिनों बाद मुर्गी एक गुलाबी रंग का अंडा देती है। अंडा बहुत ही सुंदर था। पापा पापा जल्दी आइए, देखिए मेरी मुर्गी ने अंडा दिया, वो भी गुलाबी रंग का। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अब तो तुम्हें मुर्गी और अंडे दोनों का ख्याल रखना होगा। हाँ, पर पापा मुर्गी का अंडा तो सफेद होता है ना, ये अंडा गुलाबी रंग का क्यों है? ये तो मुझे नहीं पता बेटा, पर हो सकता है इसके अंदर से गुलाबी रंग का बच्चा निकले। संतोष वहाँ से चला जाता है। तभी सोहम मुर्गी का अंडा हाथ में लेता है और कहता है, काश मेरी मुर्गी का पैर बिल्कुल ठीक हो जाए। इतना कहकर वो अंडे को वहीं रखकर दूसरे कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद ही सोहम देखता है कि उसकी मुर्गी अच्छी तरह से दौड़ पा रही है और उसका पैर बिल्कुल अच्छा हो गया है। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मुर्गी ठीक हो गई। मुर्गी खुश होकर इधर उधर घर में घूमती, बाहर आंगन में घूमती और खुशी से कुकड़ू कू करती। मुर्गी की आवाज से अगल बगल के लोग परेशान होने लगे। एक दिन बगल का पड़ोसी राज आता है। देख सोहम, मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर तेरी मुर्गी उछल कूद करते हुए मेरे घर के पास आ जाती है और कल हमारा खाना खा गई। बात ज्यादा ना बढ़े, अच्छा यही होगा कि तू इस मुर्गी को कहीं और भिजवा दे, वरना। सोहम के हाथ में इस वक्त वही मुर्गी का अंडा होता है और सोहम राज की बात से परेशान हो जाता है और गुलाबी अंडे को अपने हाथ में लिए हुए मन ही मन सोचने लगता है। मेरी मुर्गी के पीछे पड़ा हुआ है, भगवान करे इसके घर में 50 मुर्गियां आ जाए, फिर देखता हूँ क्या करता है। बड़ा आया मेरी मुर्गी को भिजवाने वाला। अरे भाई, बेचारी का पैर अभी ठीक हुआ है, इसलिए थोड़ा भागदौड़ कर लेती है। अच्छा, मैं इसे घर पर ही रख लूंगा, तू टेंशन मत ले, आज के बाद तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सोहम राज को समझा बुझाकर उसके घर भेज देता है। थोड़ी देर बाद ही अचानक राज के घर में चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है और सोहम भागता हुआ राज के घर जाता है। बचाओ बचाओ, ये मेरे घर पर इतनी सारी मुर्गियां न जाने कहां से आ गई। किसने ये शैतानी की है, सामने आओ, वरना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोहम ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। ये आजकल क्या हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सच में हो रहा है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, या फिर कोई जादू है? तभी वहाँ संतोष आता है। संतोष की हालत बहुत बुरी होती है, उसे बहुत चोट भी लगी हुई होती है। पापा, आपको क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? बेटा, रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और मैं जख्मी हो गया बेटा। सोहम संतोष को बैठाता है और उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। पता नहीं अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा, कब तक मेरा घाव भरेगा। काश ये चोट जल्दी भर जाए। अचानक से संतोष का घाव गायब हो जाता है। दोनों ये देख बहुत चक्के रह जाते हैं। सोहन देखता है कि उसके पिता के हाथ में इस वक्त वही गुलाबी अंडा था। मतलब ये गुलाबी अंडा जादुई है। मुझे पहले भी लगा था कि अंडा मामूली नहीं हो सकता। कुछ दिनों से जब भी इस जादुई गुलाबी अंडे को हाथ में लेकर मैं कुछ भी कहता हूँ, ये जादुई गुलाबी अंडा मेरी बात को पूरा कर देता है। हट पागल, ऐसा कभी हो सकता है भला? चल देखते हैं। अगर ये गुलाबी अंडा जादुई है तो मुझे अच्छे अच्छे पकवान दे। और तुरंत ही अच्छे अच्छे पकवान सामने आ जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि ये गुलाबी अंडा जादुई है। संतोष और सोहम
अपनी मुर्गी के साथ अच्छी तरह से रहने लगते हैं। पर कुछ दिनों बाद बसंत आता है। तुम लोगों के पास जो मुर्गी है वो मेरी है। वो कहीं खो गई थी, बहुत दिनों से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। सोहम बहुत घबरा जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। सोहम अब जादुई गुलाबी अंडे को हाथ में लेकर कहता है, ए जादुई गुलाबी अंडे, कुछ ऐसा कर कि बसंत हमारी मुर्गी को ना ले जा सके। तभी जादुई अंडे में से आवाज आती है, सोहम, अगर ऐसा किया तो ये जादुई अंडा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मुझे सब मंजूर है, बस मेरी मुर्गी अच्छे से रहनी चाहिए। बसंत उसकी देखभाल नहीं करता था। तभी वो अंडा सोहम के हाथ से गायब हो जाता है और अचानक से बसंत बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। सोहम मुर्गी को अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सोहम, संतोष और मुर्गी बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। पापा पापा देखो, मेरी मुर्गी ने अंडा दिया। और मुर्गी फिर से एक जादुई गुलाबी अंडा देती है।